हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मॉडल सेट आ चुका है 2025 के लिए। तो आज हम लोग मॉडल सेट से सॉल्व करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए मॉडल सेट पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप बस ध्यान से देखते चलिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए रहेंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज। बताओ बुक कीपिंग का फादर कौन है? तो हम लोगों को पता है ल्यूकस पासियोली। ल्यूकस पासियोली जो है वो बुक कीपिंग का फादर है। ये सब इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है आपका हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ओनर्स जो होता है वो इंटरनल होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो इंटरनल होता है, इन्वेस्टर्स जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो ये सारे के सारे ही आपका यूजर्स होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज यानी इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आपका यहाँ पे यूजर्स बनता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि ट्रांजैक्शंस मीन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन का ऐसे तो मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इसका राइट आंसर होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में, यानी हम लोग सामान का जो एक्सचेंज करते हैं, जो एक दूसरे में बदलते हैं, वो पैसे के लिए बदलते हैं। समझ में आया? यानी इन टर्म्स ऑफ मनी होता है इसका आंसर, तो इसलिए इसका 3 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट इनटेंजिबल एसेट। बताओ इनटेंजिबल एसेट कौन सा होगा? तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी तो हमारा टेंजिबल एसेट है। तो इनटेंजिबल एसेट गुडविल होगा, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, बस इसको टच नहीं कर सकते, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। बताओ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ये हमेशा चलता रहे, यानी ये कंटिन्यू रहे। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला है बिजनेस विल क्लोज शॉर्टली, नहीं क्लोज तो नहीं हो सकता है। तो बोला है नेक्स्ट वाला कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। वेरी गुड, यही हमारा आंसर होगा कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए चलना है हम लोग को, यानी चलते रहना चाहिए, बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। आपको ये पता है ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सा करेक्ट है। तो आपको ये ए नंबर जो दिया हुआ है वही करेक्ट है, यानी एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में यही बोलता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड बाय। जो आईएएस जो आया था इंडिया में, जो लाया गया था वो आईसीएआई के बारे द्वारा लगाया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई लाया था इसको, इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फॉर्मुलेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया लेखांकन के मूल प्रलेख क्या है? मतलब वही बात हम लोग का है सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग। बताओ सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो इनवॉइस होता है, कैश मेमो होता है, पे इन स्लिप होता है, सभी होता है, सभी सभी के सभी। समझे? यानी डॉक्यूमेंट हमारा क्या होता है अकाउंटिंग का? तो इनवॉइस भी इसका डॉक्यूमेंट है, कैश मेमो कैश जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, पे इन स्लिप जो जमा पर्ची होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट एसेट इफ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऑफ ₹50,000। बताओ अगर डेटर से हम लोगों को 50,000 रुपया मिलेगा तो नेट एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों बताओ? क्योंकि कैश अगर रिसीव करेंगे डेटर से, डेटर भी हमारा एसेट होता है और कैश भी हमारा एसेट होता है। तो कैश अगर रिसीव होगा तो कैश आएगा और डेटर मेरा कम हो जाएगा। तो कैश बढ़ेगा, डेटर घटेगा, दोनों एसेट में ही इफेक्ट पड़ेगा। तो एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट घटेगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं, यानी नो चेंज इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया 10 नंबर क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पर्सन अकाउंट इज। नेचुरल पर्सन वो पर्सन होता है जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान होता है। और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है उस तरह का, यानी ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ड्रॉइंग अकाउंट हो नहीं सकता है, बैंक अकाउंट हो नहीं सकता है, कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो बैंक अकाउंट जो है वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाता है।
तो ड्राइंग और कैपिटल, अगर आंसर कैपिटल होगा तो ड्राइंग भी उसके हिसाब से होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि जब हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल, पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग होता है, समझे? तो उस हिसाब से हमारे पास कोई भी नेचुरल पर्सन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसका फिर भी ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट इसका नेचुरल पर्सन में आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो कोई पर्सन ही इन्वेस्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कैपिटल बोल सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल मतलब होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट का, वो ऑप्शन यहां पे दिया ही नहीं हुआ है आपके पास, समझे? नेचुरल पर्सन मतलब राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, ये सब कोई पर्सन में मिस्टर एक्स हो गया, ये सब पर्सन का नाम देता है तो हमारा होता है नेचुरल पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। बोला जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, बताओ जर्नल एंट्री जो हमारा बनता है वो किसके लिए बनता है? क्या वो कैश डिस्काउंट के लिए बनता है, क्या वो ट्रेड डिस्काउंट के लिए बनता है, क्या वो दोनों के लिए बनता है? तो नहीं, दोनों के लिए नहीं बनता है, वो सिर्फ कैश डिस्काउंट के लिए। ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता जर्नल एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास करते वक्त नहीं होता है, इसलिए सिर्फ कैश डिस्काउंट इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है सैलरी पेएबल टू एन एम्प्लॉई ₹10,000 विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, किस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए? जब सैलरी पेएबल होता है एम्प्लॉई को तो इसका एंट्री होता है, पेएबल मतलब बाकी है, तो इसका एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसको क्रेडिट करना है, तो बताओ क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग सैलरी को, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है हाउ मेनी कॉलम्स इन लेजर फॉर्म, बताओ लेजर में कितने सारे कॉलम्स होते हैं? तो अगर आपको पता होगा लेजर का फॉर्मेट किस तरह का होता है तो हम यहीं पे एक बार बता देते हैं लेजर का फॉर्मेट किस तरह का होता है। आपका इस तरीके का फॉर्मेट होता है, छोटा छोटा हम बताते हैं, ये होता है अमाउंट का, ये होता है जर्नल फोलियो का, ये पर्टिकुलर्स का होता है और ये होता है डेट का। सेम प्रोसेस इधर भी होता है, डेट का होता है, पर्टिकुलर का होता है, लेजर जर्नल फोलियो का होता है और अमाउंट का होता है। तो बताओ उस हिसाब से आपके पास कितना कॉलम टोटल दिख रहा है? बोलेंगे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, यानी 4 होता है डेबिट साइड में और 4 होता है क्रेडिट साइड में, इधर डेबिट होता है इधर क्रेडिट होता है, तो 4 और 4 8, यानी आपको पता होना चाहिए लेजर में आपका 8 कॉलम होता है। कितना कॉलम? 8 कॉलम होता है। जर्नल में होता है 5 कॉलम और लेजर में होता है 8 कॉलम, ध्यान में रखना ये सब चीज। ठीक है, नेक्स्ट बोला है व्हेन द टू एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इन द कैश बुक इटसेल्फ सच एंट्री इज कॉल्ड, बताओ कैश बुक में अगर दो एस्पेक्ट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, और बताओ कैश बुक में दो चीज रिकॉर्ड क्या किया जाता है, जैसे कैश और बैंक वाला कॉन्ट्रा एंट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वही बोला गया कि उस एंट्री को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जब कैश बुक में कैश और बैंक का दोनों का ट्रांजैक्शन किया जाता है एक साथ, तो हम लोग उसको कैश बुक में जब रिकॉर्ड करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री बोल के रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। बोला द बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹10,000, check for ₹2,000 were issued but not presented for payment, what would be the balance as per cash passbook। बोला क्या है कि कैश बुक के हिसाब से आपका 10,000 रुपया बैलेंस पड़ा हुआ है और एक चेक इशू किया है 2,000 रुपये का, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग अगर इस चैप्टर को देखोगे तो ये BRS चैप्टर का है, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि कैश बुक का बैलेंस अगर 10,000 रुपया है और चेक अगर हम लोग इशू किए हैं, मतलब पैसा हम लोग का निकल चुका है हमारे हाथ से, है ना, लेकिन बैंक में अभी उसका एंट्री नहीं पास किया गया है, तो यानी बैंक में उसका एंट्री पास नहीं किया गया है, तो बैंक उसको अभी तक डेबिट नहीं किया है, बैंक उसको अभी तक क्या नहीं किया है, डेबिट नहीं किया है। हम लोग के पास से अगर पैसा चला जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो अगर हम करते हैं क्रेडिट तो बैंक करता है उसको डेबिट, समझे। और हम लोग जानते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस होता है। और अगर यहाँ पे बैंक उसको डेबिट नहीं किया है, बैंक उसको डेबिट नहीं किया है, तो डेबिट और डेबिट होता है ऐड, डेबिट और डेबिट होता है ऐड, मतलब प्लस हो जाएगा। तो बताओ 10,000 और 2,000 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 12,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000। आप अपने टीचर से किस तरह से पढ़े हो BRS पता नहीं, लेकिन अगर मेरे से पढ़े होगे तो आपको इसी तरह से पता चला होगा कि जब हम लोग का बैलेंस सबसे पहले देखा जाता है, कैश बुक का बैलेंस है डेबिट बैलेंस, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन आपके पास दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्या काम करना बाकी है, बस किससे क्या काम करना बाकी है। अगर चेक इशू किया जाता है तो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं बैंक को, लेकिन बैंक अभी तक उसको डेबिट नहीं किया है, क्योंकि हम लोग जब क्रेडिट करेंगे तो बैंक डेबिट करेगा और हम लोग अगर डेबिट करेंगे तो बैंक क्रेडिट करेगा, उल्टा करता है।
समझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, इशू करने से हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं बैंक को, लेकिन बैंक हमें डेबिट नहीं किया है। तो डेबिट नहीं किया है और ऊपर में डेबिट बैलेंस है, डेबिट डेबिट सेम साइन जब होता है तो प्लस हो जाता है, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस इज कॉल्ड। बताओ, अभी अभी हम लोग वही बात कर रहे थे, जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को हम लोग रिकंसाइल करते हैं, चेक करते हैं, मिलाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बोला है ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स, कौन सा एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है, तो एरिथमेटिकल होता है इसका आंसर, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, क्योंकि यहाँ पे सारा हमारा नंबर का खेला होता है, इसीलिए हमारा ये एरिथमेटिकल इसका आंसर होगा। ठीक है, अमाउंट का खेला होता है। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द एरर आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, मतलब कौन सा ऐसा एरर है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बताओ, हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन से इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। पर ओमिशन पूरा भूल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एरर ऑफ कमीशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा फर्क पड़ जाता है, इसी से हमारा फर्क पड़ता है। देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, रूल्स को आप यानी रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिए, नेचर का बना दिए, तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरर ऑफ कंपेंसेशन, एरर ऑफ कंपेंसेशन से भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। ओमिशन, अगर तुम भूल जाते हो कोई एंट्री को पास करने के लिए, दिखाने के लिए, तब भी हमारा पास हो जाता है। लेकिन कमीशन, अगर तुम हिसाब का गलती करता हो, हिसाब का गलती कर दिया हो, तो वहां पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो वही बोला नॉट डिस्क्लोज, किससे आपका डिस्क्लोज नहीं होगा, तो इसका मतलब बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है एमोटाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ। बताओ, एमोटाइजेशन किसके लिए यूज किया जाता है, आपको पता है डेप्रीसिएशन यूज किया जाता है फिक्स एसेट टेंजिबल के लिए, और एमोटाइजेशन वर्ड जो यूज किया जाता है वो इनटेंजिबल एसेट के लिए। तो यहाँ पे तुम देख के बताओ कौन सा इनटेंजिबल एसेट है। लैंड हमारा टेंजिबल है, मशीन हमारा टेंजिबल है, कोल माइंस हमारा टेंजिबल होता है, तो गुडविल हमारा जो है वो इनटेंजिबल है। इसका मतलब एमोटाइजेशन जो होता है वो गुडविल का होता है। ठीक है, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बोला है परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹1,10,000, इट्स स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ 10,000 एंड यूजफुल लाइफ दिया हुआ 10 ईयर्स, इट्स ईयरली डेप्रिसिएशन एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड विल बी। बताओ, डेप्रिसिएशन निकालने का बात पूछा गया है। आप अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड के हिसाब से, यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन अगर निकलता है तो होता है इसका फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, ये होता है फॉर्मूला। तो बताओ, यहाँ पे पुट कर दो, कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है 1,10,000, तो 1,10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 10,000 का, तो 10,000 रुपया, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे लाइफ, लाइफ है 10 का, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 1,10,000 में 10,000 जाएगा तो 1,00,000 बचेगा, और 1,00,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10,000 बचेगा, यानी इसका जो डेप्रिसिएशन हर साल होगा वो कितना का होगा, 10,000 का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन इज कमिंग अंडर, कौन सा एएस के अंडर आता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन का बात किया गया है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में किया गया है। इसका किसका किया गया है, 6 में इसका बात किया गया है। एएस 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात होता है एएस 3 में, इसीलिए इसका आंसर डेप्रिसिएशन का जो आंसर होगा वो एएस 6 होगा। नेक्स्ट, डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीनरी ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, जब कोई नया इन्वेंशन होता है वहां पे अगर हम लोग पुराना मशीन को हम लोग बेकार कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसका रीजन होता है एब्सोल्सेंस। एब्सोल्सेंस इसका रीजन होता है मतलब आउटडेटेड हो जाता है। इसलिए हम लोग नया इन्वेंशन जब होता है, कुछ नया नया आविष्कार किया गया है, तो नया चीज को हम लोग यूज करते हैं, पुराना को आउटडेटेड जो हो चुका है उसको हटा देते हैं, समझे। तो इसीलिए हम लोग ऑब्सोल्सेंस का यूज किया जाता है उसके, मतलब इस केस में हम लोग ऐसा काम करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन इज, बताओ डेप्रीसिएशन कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा, तो हम लोग बोलेंगे सर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस होता है। डेप्रीसिएशन जो होता है वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का बात हम लोग नॉमिनल अकाउंट में करते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट तो पर्सन से रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट जो होता है वो एसेट से रिलेटेड होता है, और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स और गेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व किसको बोलता है, तो फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व को बोलते हैं। फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं आपको पता है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री होता है, मतलब जिससे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डर लोग को, है ना, और वो चीज हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस से होता है, इसलिए जनरल रिजर्व इसका फ्री रिजर्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, रिजर्व कहां से क्रिएट किया जाता है, तो प्रॉफिट से किया जाता है सर, इसका आंसर होगा प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। हमारे पास प्रॉफिट जितना भी आता है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा को हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करते जाते हैं, और ये होता है हमारा रिजर्व क्रिएट करने का प्रोसेस।
नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू जैद वर्थ ₹650 वाज एंटर्ड इन हिज अकाउंट 500, नाउ जैद विल बी डेबिटेड बाय। बताओ गुड्स अगर तुम सेल किए जैद के पास 650 रुपए का, तो तुम एंट्री जब पास करोगे तो एंट्री पास करोगे जैद अकाउंट डेबिट, जैद अकाउंट को डेबिट करोगे टू सेल्स अकाउंट, गुड सेल करते यही ना एंट्री होता है, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तुम 650 रुपए का सेल किए हो तो तुम उसको 650 से डेबिट करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, लेकिन एंटर किया गया उसके अकाउंट में 500, मतलब उसको करना चाहिए था 650 से डेबिट, जबकि तुम कितना से डेबिट किए हो? 500 से डेबिट किए हो, मतलब 150 से और डेबिट करना पड़ेगा तुमको। तो यहां पे वही बोला है कि जेड विल बी डेबिटेड बाय, कितना से और डेबिट करना है? 150 रुपया से डेबिट करना है, क्योंकि 500 से डेबिट कर चुके हो, 150 और डेबिट कर दोगे तो टोटल 650 से डेबिट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा 150। चलो नेक्स्ट, एरर्स आर, बताओ एरर्स क्या होता है? क्या हमारे पास डिटेक्टेड मिस्टेक्स होता है, इंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल होता है? तो ये सी नंबर होता है, जानबूझकर नहीं करने वाली गलतियां होता है। देखो एरर अपने आप हो जाता है, गलतियां किसी से भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना इंसान है हम लोग, इंसान से गलती हो जाता है, तो ये गलती जानबूझ के नहीं किया जाता है। जैसे आप अगर कोई चीज का एंट्री पास नहीं करना जा रहे हो तो तुम गलती जानबूझ के नहीं कर रहे हो। अगर तुमको पता है कि 500 में 2 जीरो होता है, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे हड़बड़ कर दिए और तुम 5000 लिख दिए या तो 50 लिख दिए, मतलब 1 जीरो कम कर दिए, तो ये सब जो मिस्टेक्स की वजह से तुम्हारा गलती हो जाता है, तो ये गलती तुम जानबूझ के नहीं करते हो, ये अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है, समझे? इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर, इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। बताओ आप अगर नया मशीन को इंस्टॉल करते हो तो उसमें आप वेजेस अगर पेड करते हो तो आप इंस्टॉल जब कर रहे हो मशीन को तो मशीनरी को डेबिट करोगे, किसको करोगे? मशीनरी को। लेकिन आपने गलती कर दिया है, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, आप वेजेस को गलती कर दी हो, डेबिट कर दी हो, तो बताओ आप मशीनरी को डेबिट करते, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आप वेजेस को डेबिट कर दिए हो, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया जाता है तो इस एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। कौन सा एरर बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यही आपके पास 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सा एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का सिद्धांत जो हमारे पास है उसको ये ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट, सैलरी एंड वेजेस इज डेबिटेड टू। बताओ सैलरी और वेजेस जो होता है किसको डेबिट करता है? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, किसको? अगर ये क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है तो पीएल ये हमारा आंसर होगा, और अगर वही क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी बोलता तो ट्रेडिंग हो जाता, क्योंकि सैलरी जो होता है वो हमारा पीएल में आता है और वेजेस जो होता है वो ट्रेडिंग में आता है। तो पहला नाम के हिसाब से हम लोग उसमें लिखेंगे, अगर पहला नाम सैलरी का है तो वो पीएल में जाएगा, अगर पहला नाम रहेगा वेजेज, यानी अगर वेजेज एंड सैलरी लिखा रहता तो पहला नाम अगर वेजेज लिखा रहता तो ट्रेडिंग में लिखते। ठीक है, तो इसका आंसर पीएल होगा क्योंकि सैलरी हमारा पहला नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज। बताओ हम लोग सारा एसेट्स लाइबिलिटी को एक डेट में जो दिखाते हैं वो कौन सा जगह में दिखाते हैं? सारा एसेट लाइबिलिटी को आपको पता होना चाहिए, बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसको। कहां पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो सब कुछ आता है सर, वहां पे एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया जाता है, इनकम भी रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेडिंग में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम आता है, पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम आता है, तो जितना भी एसेट लाइबिलिटी का बात होता है वो सब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज टू असर्टेन। बताओ फिनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग को क्या पता चलता है? तो फिनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चलता है, क्योंकि पीएल अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट लॉस पता चलता है, और बैलेंस शीट बनाते हैं तो फिनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और फिनेंशियल पोजीशन दोनों पता चलता है हम लोग को फिनेंशियल स्टेटमेंट से, इसीलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड। बताओ एसेट्स अगर हमारा लाइबिलिटीज से ज्यादा हो जाता है, तो लाइबिलिटी से अगर ज्यादा हो जाता है एसेट्स, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे तुमको एक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में स्टार्टिंग में ही बताए थे कि एसेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। तो बताओ अगर लाइबिलिटी को हम लोग इस साइड ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अगर एसेट्स में से अगर माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज तो हमारे पास क्या पता चलेगा? कैपिटल पता चलेगा। तो वही बोला है कि लायबिलिटी के ऊपर जितना भी एसेट्स हमारे पास अमाउंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा लायबिलिटी के ऊपर वो हमारा कैपिटल होता है। नेक्स्ट, इन विच स्टेटमेंट वुड यू फाइंड ऑल द एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। बताओ कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जब जिसमें सब कुछ आ जाता है, एसेट्स भी लिखते हैं, लायबिलिटीज भी लिखते हैं, इनकम भी लिखते हैं, एक्सपेंडिचर भी लिखते हैं, कैपिटल भी लिखते हैं, कौन सा?
ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं सब चीज, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ आता है एसेट्स और लाइबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है इनकम एक्सपेंडिचर, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस में हमारा ऐसा जगह है जहां पे सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, बताओ कौन सा हमारा करंट एसेट नहीं है। तो बिल्डिंग हमारा करंट एसेट नहीं है, वो हमारा नॉन करंट एसेट में आता है, मतलब फिक्स एसेट आता है। कैश, स्टॉक, डेटर, ये सब हमारा होता है करंट एसेट, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारा नॉन करंट एसेट है, इसीलिए ये हमारा नॉट अ करंट एसेट में टिक मार देंगे इसके लिए। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर सोन एज, बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस बाकी है, लाइबिलिटी है, मेरा सर का बोझ है, तो इसलिए इसको लाइबिलिटीज में दिखाएंगे हम लोग, इसको लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है, ठीक है। बोथ ए एंड सी भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए मतलब एक्सपेंस और सी मतलब लाइबिलिटीज। एक्सपेंस और लाइबिलिटीज दोनों जगह तब दिखाया जाता है जब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तुम्हारा एडजस्टमेंट में दिया रहता है फाइनल अकाउंट में, पता होगा आपको। जब फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस बोलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेंस में भी जाके ऐड करके दिखाते हैं। जैसे वेजेज आउटस्टैंडिंग है तो वेजेज में ऐड करके दिखाते हैं और लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, सीधा बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप कहाँ पे दिखाओगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग सीधा लाइबिलिटीज में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी शोन इन, बताओ अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा, जब फाइनल अकाउंट बनाते हो ना ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, तो जब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक अगर तुम्हारा एडजस्टमेंट में दिखता है तो दो जगह जाता है। दो जगह कहां कहां जाता है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में लिखते हैं और बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखते हैं। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दिखता है तो वो एक ही जगह आता है, और वो एक जगह कहां पे जाता है, बैलेंस शीट में। तो देखो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा, बैलेंस शीट में इसको दिखाया जाता है, समझ रहे हो। तो हम लोग ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे किया जाता है, सिर्फ तुम्हारा ऑप्शन जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा सिर्फ उतना ही नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में और भी तुमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं हम, इसलिए ध्यान से सब चीज को समझना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। टैली इज, बताओ टैली क्या है, हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, नाम सुने होंगे, टैली ERP 9 हो गया, टैली 9 हो गया, टैली प्राइम हो गया, तो ये सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें बिलिंग ये सब किया जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर्स वेजेस एंड सैलरी शीट, जब वेजेस और सैलरी शीट का बात करते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर हम लोग का यूज किया जाता है उसको पेरोल अकाउंटिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग में हम लोग वेतन का, देखो वेतन नाम ही लिखा हुआ है वेतन, जहां पे सैलरी वेजेस ये सब का काम जब किया जाता है ना एम्प्लॉइज के लिए, तो उसके लिए हम लोग पेरोल अकाउंटिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पेरोल अकाउंटिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। हम लोग डीबीएमएस का फुल फॉर्म जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका देखो कहां पे दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब फुल फॉर्म छोटा छोटा जो चीज होता है उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम, बताओ बाइनरी में कौन कौन सा डिजिट को यूज किया जाता है। तो बाइनरी में 0 और 1 को यूज किया जाता है ना। बाइनरी में क्या यूज किया जाता है, 0 और 1 को यूज किया जाता है। आपको पता होगा बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब जो होता है, तो जहां जिसमें बाइनरी हमारा 2 डिजिट का ही सिर्फ होता है, जिसमें 0 और 1 यूज किया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सारे जो लेटर जो फॉन्ट आते हैं वो बाइनरी सिस्टम में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा अकाउंट्स का 2025 का मॉडल सेट पेपर था जो आपके पास आया था, नया नया आया है, तो इसका सॉल्यूशन हम करके आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, पूरा मार्केट में फैला दो, पूरा मार्केट में फैला दो इस वीडियो को। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि और भी हमारे पास वीडियोस के आते रहेंगे, और भी सेट को सॉल्व करना है हम लोगों को, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते रहेंगे। इसीलिए आप वीडियोस पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।